है क्या, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारी बहुत जगहों पे लगने वाला है। ठीक है, देखो, तो इंटीग्रेशन कहाँ लगेगा, ध्यान से। इंटीग्रेशन का पर्पस क्या है? ठीक है, देखो, अभी तक तुम क्या करते थे, अभी तक तुम ये करते थे कि भाई मैम मेरे पास ना, मेरे पास एक स्क्वायर है, तो तुमने स्क्वायर की शेप पढ़ी है ना, कि ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी अगर 8 सेंटीमीटर। अच्छा, 8 सेंटीमीटर कहाँ से है, सोचो, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना लूं, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि ये वाला वर्टेक्स 0 0 है, ये वाला वर्टेक्स एक्स पे हम चले नहीं, एक्स पे 8 0 है, ये वाला कितना है, 0 8, और जो डी वर्टेक्स है वो है 8 8, है ना। तो मुझे ऐसे इसके वर्टिसेस पता है, और क्योंकि मुझे इसके वर्टिसेस पता है तो मैं क्या बोलूंगी कि मैंने कहा जी एक हमने फॉर्मूला निकाल रखा है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हो जाएगा 8 × 8, तो एरिया कितना आ गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ऐसा हम क्यों लिख पाए, क्योंकि ये एक रेगुलर शेप है। ये क्या है, एक रेगुलर शेप है, एम आई राइट और नॉट। ठीक है, अब आप समझो, ऐसी अगर रेगुलर कोई शेप मेरे पास स्क्वायर है, सर्कल है, और उसका रेडियस मुझे पता है, भाई 7 सेंटीमीटर पता है, तो एरिया ऑफ द सर्कल भी आप निकाल सकते हो, पाई r स्क्वायर। और आप क्या करते हो बेसिकली, आप लिखते हो पाई is 22/7 और रेडियस इज 7 × 7, तो आपने कहा जी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेरा एरिया आ गया। यस और नो। द आइडिया इज कि जब मेरे पास रेगुलर शेप्स हैं, जो मुझे पता है कि भाई मेरी शेप्स रेगुलर है, इनका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला मेरे पास है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा सकती हूँ और मैं सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, तो ये क्या होगी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ, और ये क्या हो गई मेरी रेक्टेंगल की length। तो अगर ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई, तो मैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या लिखाऊंगी, डेप्थ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, पर अगर लेट सपोज मैं कोई रैंडम शेप बनाऊं, मैंने कहा देखो जी ये मेरे पास क्या है, दिस इज गोइंग टू बी माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज गोइंग टू बी माय वाई एक्सिस, और मेरे पास रैंडम ये कोई रैंडम शेप ऐसी है ये। अब मैं बोल रही हूँ इसके नीचे का एरिया निकालो, समझ रहे हो। अब ये तो कोई शेप डिफाइंड ही नहीं है, बट इट्स एन रैंडम कर्व, एंड आई वांट यू टू कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस कर्व। अच्छा, मेरी मर्जी कि भाई मैं देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ऐसा हो सकता है ना, तो मेरा मन करे कि नहीं यार मैम ऐसा इतना कर्व बड़ा है, आप सिर्फ 5 तक निकाल दो। आप 0 से स्टार्ट करो, एक्स की वैल्यू 0 से, और जहां पे एक्स की वैल्यू 5 खत्म हो रही है ना, उस पॉइंट तक का आप एरिया निकाल दो इस रैंडम शेप के नीचे। ठीक है, तो पहली बात सुनो मेरी बात, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी इतना रैंडम एरिया निकालना है अगर अपने को, है ना, अगर इतना रैंडम एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे इतना रैंडम एरिया, बताओ। तो हम क्या करते हैं, किसी भी रैंडम एरिया के अंदर हम पतले पतले रेक्टेंगल्स काटते हैं। देखो, पतले पतले रेक्टेंगल्स कैसे काटेंगे, हम पतले पतले रेक्टेंगल्स काटेंगे ऐसे, एक एक रेक्टेंगल, एक ही रेक्टेंगल, बहुत ही क्लोज क्लोज। शायद जितने मैं दिखा रही हूँ ना तुमको, ये भी बहुत कम है, मतलब इसकी विड्थ देख रहे हो, ये ब्रेड्थ बहुत कम है। तो मैं क्या चल रही हूँ, मैं विड्थ चल रही हूँ छोटा छोटा एक्स, छोटा छोटा एक्स। तो जो छोटा छोटा एक्स है ना, उसको बोलते हैं डीएक्स। डीएक्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, देखो, एक होता है एक्स, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डेल्टा, बेसिकली मैथ्स एंड केमिस्ट्री की भाषा में, मैथ्स एंड फिजिक्स की भाषा में डेल्टा मतलब होता है चेंज, केमिस्ट्री की भाषा में डेल्टा मतलब होता है हीट। एरो के ऊपर हम हीट लगाते हैं। तो फिजिक्स की बात कर लो और मैथ्स की बात कर लो, उन दोनों में ही डेल्टा हो, ये जो डेल्टा ट्रायंगल है, इसका मतलब होता है चेंज। तो अगर मैंने कहा कि एक्स की वैल्यू शुरू शुरू में 5 थी, इनिशियल वैल्यू, और एक्स की वैल्यू फाइनल हो गई 8, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 - 5, उसको भी उठा लो, इधर आ जाए, इधर आ जाए। ठीक है, इधर आ जाए। ठीक है, तो 8 - 5 ये ठीक ठाक बड़ी वैल्यू होगी, तो ये कितनी वैल्यू होगी, 3। बट आप ये चीज समझो, आप ये चीज समझो कि अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि यार एक्स इनिशियल है मेरे पास कितना, एक्स इनिशियल है मेरे पास मान लो 5, और एक्स फाइनल है मेरे पास 5.00001, क्या एक्स की इनिशियल और फाइनल वैल्यू में चेंज आया, बट ये जो चेंज आया एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, वो कितना आया, 5.00001 - 5, दैट चेंज इज 0.0001। इसको मैं बोलूंगी डी एक्स। तो डी और डेल्टा में क्या फर्क है, डेल्टा भी चेंज है और डी भी चेंज है, लेकिन डी का मतलब बहुत ही छोटा चेंज। समझ में आया। तो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, ध्यान से सुनना, तो अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि भाई मुझे पता है वेलोसिटी क्या होती है, मुझे पता है वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
मुझे ये पता है। पर अगर मैं ऐसे लिखूं कि यार डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एक तरीका तो बताने का ये है कि मैम मैं ना ओरिजिन से 8 सेंट पहले 6 सेंटीमीटर की दूरी पे था, और फिर मैं यहाँ जब पहुंचा तो मैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पे था। ऐसा कब हुआ? जब टाइम था मेरा 1 सेकेंड, और यहाँ जो टाइम था मेरा कितना था? 12 सेकेंड। तो कंसिडरेबल इंक्रीज इन टाइम है, कंसिडरेबल डिस्टेंस हम चले। तो एक तरह से ऐसा देखा जाए कि 1 सेकेंड तक मैं 6 सेंटीमीटर पे थी, और 11 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर तक, सेकंड तक, मैं 10 सेंटीमीटर पहुंच गई। बेसिकली 1 सेकेंड से लेके जब तक मेरी घड़ी 12 सेकंड हुई है, तब तक मैं 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चल चुकी है, या 4 मीटर का डिस्टेंस चल चुकी। तो मेरी उस केस में वेलोसिटी कितनी हो गई? मेरी वेलोसिटी होगी डिस्टेंस 4 अपॉन टाइम विच इज 11। यस और नो? लेकिन आप सोचो, अगर मैं तुमको बोलती कि यार बहुत ही चिन्ना सा समय, 1.0000002 सेकेंड्स के बाद मैं पहुंची 6.00014 मीटर पे, तो कोई खास बड़ा डिफरेंस आया? नहीं। तो उस केस में मैं क्या लिखूंगी? वेलोसिटी विल बी रिटन डाउन एज डिस्टेंस dx, चेंज इन डिस्टेंस, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो छोटा डी फिजिक्स और मैथ्स में क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। या इसका एक बड़ा कॉमन वर्ड यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट एसिमली स्मॉल। ऑलराइट, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट इनफाइनाइट एसिमली स्मॉल। इनफाइनाइट एसिमली स्मॉल, बहुत ही छोटा। समझ में आ गई बात? ठीक है। क्या इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स बाय डेल्टा टी के बराबर है? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी रही, थ्रू आउट सेम रही, तो जो वेलोसिटी मेरी इस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे, वही वेलोसिटी बी पे भी है, वही सी पे भी है, वही डी पे भी है। ठीक है। हाँ, नहीं होते हैं, लेकिन ये है ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। और ये बहुत ही चिन्ह, मतलब यहाँ पे देख तू, यहाँ पे देख तू, यहाँ से सिर्फ यही चलेगा। तो एक तरह से ये एक पॉइंट ही हो गया ना। ये मैं पेन से दिखा रही हूँ तो इतना डिस्टेंस आ रहा है, ये एक्चुअली इतना डिस्टेंस भी नहीं है, ये बहुत छोटा है। तो एक तरह से मैं ये बता रही हूँ कि मैं हर पॉइंट की वेलोसिटी बता सकती हूँ, अगर मुझे dt पता चल जाए। तो सोचो, इफ आई एम टेकिंग 0.00001, रादर देन सेइंग दैट आई विल से 0.0000001। सोचो कितना कम सेकंड है, बहुत छोटा टाइम है। सो आई एम डीलिंग विद ईच एंड एवरी पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो एज ए रिजल्ट हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि जब मुझे कोई भी चीज इंस्टेंटेनियस बतानी है, इंस्टेंटेनियस मतलब एट एवरी पॉइंट, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इट इज गोइंग टू बी dx बाय dt। मान लो मैंने बोला इंक्रीज इन एरिया, तो डी ए मतलब चेंज इन एरिया। अब वो इंक्रीज भी, अगर मान लो इसकी वैल्यू मैंने लिखी 0.0005 पॉजिटिव, मतलब एरिया बढ़ा है पॉइंट इतने से। और अगर मैंने डी ए की वैल्यू लिख दी -0.0005, मतलब एरिया घटा है। तो इसका मतलब चेंज नेगेटिव भी आ सकता है। इसका मतलब यह है कि मैम एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल अगर नेगेटिव आया, इससे मुझे समझ में आता है कि ये वाली वैल्यू लेस देन 0 है। ऐसा नो, ये वैल्यू कब आएगी? जब ए फाइनल छोटा होगा और ए इनिशियल बड़ा होगा, तभी आंसर नेगेटिव आएगा। तो ए फाइनल विल बी लेस देन ए इनिशियल। और पॉजिटिव कब आएगा? जब ए फाइनल माइनस ए इनिशियल मेरा कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ए फाइनल विल बी ग्रेटर देन ए इनिशियल। बात समझ नहीं? भले ही वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 0.0005 बड़ा है, पर वो बड़ा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो स्मॉल डी लगने का मतलब बहुत ही माइनर चेंज। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ठीक है। अब आप ये चीज समझो, मैं क्यों समझा रही हूँ ये, क्योंकि बच्चों को एक्चुअली इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब समझ नहीं आता। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जब कोई भी कर्व आएगा, तो जैसे लेट्स से मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास है ये कोई रैंडम कर्व। ठीक है, ध्यान सुनिए। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास ये कोई रैंडम कर्व है, और मुझे इसके नीचे नीचे का एरिया निकालना है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ स्प्लैश टाइप सिचुएशन है, ये ऐसा सा एरिया कुछ, अभी तो कोई रेगुलर शेप नहीं है, पर मुझे ये पता है कि मैम ये तो ऐसे इनफाइनाइट चलता ही जा रहा है। मैंने कह दिया कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो मैंने बोला कि आप 0 तक के लिए आप क्या कर दो? 0 से लेके 4 तक के लिए आप क्या कर दो? यहाँ तक के लिए इतने एरिया निकाल दो। अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान सुनिए। मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि यार ऐसा करते हैं मैम, हम ना पतली पतली लाइनें बनाते हैं, जितनी क्लोज हो सकती है उतनी, जितनी क्लोज हो सकती है उतनी। समझ रहे हो?
So what I'm trying to do is I'm trying to make the lines as close as possible. समझ रहे हो? अब आप ये देखो, आइडियली अगर आप देख रहे हो ये लाइन ऐसी है और मैंने उस पर परपेंडिकुलर लाइन जैसे क्लोज क्लोज डाली, तो आप देखोगे तो अगर बहुत ध्यान से तो ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी लेंथ तो कुछ है पर ब्रेथ बहुत ही कम है, विच इज dx। हाँ या ना? बात समझ आ रही है? लेंथ तो कुछ है पर ब्रेथ क्या है? dx। तो मैं क्या करती हूँ, देखो बताओ, ये पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। पता नहीं कितने, मैं तो इसे लाइन खींचती जाऊंगी। और ये जो मैं लाइनें खींच रही हूँ, आप सोचो मैं अपने लेवल पे बोल रही हूँ कि बहुत पास है, क्या इसके बीच में भी एक लाइन खींची जा सकती है? तो इसके बीच में भी एक लाइन खींच, जितना पतला मेरा पेन हो सकता है उतना पतला अगर मैं कर दूं तो मैं उतनी पतली पतली लाइन इसके बीच में खींच सकती हूँ। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मैम इस तरीके से मेरे पास पतली 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 लाइन आ सकती है। नहीं है मतलब? तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ऐसा है तो इसके बीच में यहाँ, है ना, मेरे पास क्या है कि एक रेक्टेंगल है, तो मैं बोलती हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन क्या आएगा बताओ? लेंथ। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, तो मुझे लॉजिक बताना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के कर्व की शेप कैसे आएगी? लॉजिकली बताना। हर कर्व की एक शेप होती है। x की वैल्यू 0 तो y भी 0, x की वैल्यू 1 तो y भी 1, x की वैल्यू 2 तो y 8, x की वैल्यू 3 तो y 27। ऐसा आएगा। x की वैल्यू -1 तो y -1, x की वैल्यू -2 तो y -8, तो ये नीचे की तरफ ऐसा आएगा। दिस इज द शेप ऑफ। तो जो इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/4 होती तो कोई रैंडम शेप आती, x की पावर 5/8 होती तो कोई और शेप आती। मतलब हर हर एक्सप्रेशन की एक शेप होती है। पर अब आप ये सोचो कि अगर मैंने बोला x इक्वल टू 1 पे लेंथ कितनी है, तो मैं क्या करूंगी? x इक्वल टू 1 में x को 1 डाल दूंगी। तो जो ये y की लेंथ, मान लो ये रेक्टेंगल काटा मैंने, ये रेक्टेंगल काटा मैंने, तो इस रेक्टेंगल में आप मुझे बताओ जो भी x की वैल्यू है, ठीक है, जो भी x की वैल्यू है उसका सीन क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई मेरे पास हर x के लिए एक लेंथ निकाल दूं। मान लीजिए 0.5 है, तो 0.5 dx, तो उसका मतलब 0.5 में dx चले भी तो कितना चले? 0.5 पे बैठे, तो इसका मतलब आगे dx चल भी लिए तो भी लेंथ कितनी आएगी? x की वैल्यू 0.5 डाल दूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। वो y की वैल्यू एक तरह से मुझे ये लेंथ ही तो बता रही है। नहीं आ रही बात समझ? तो हर रेक्टेंगल के लिए मैं क्या करूंगी? मुझे कोई फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू समथिंग, तो लेट दैट फंक्शन बी f ऑफ x। ये तो सर फंक्शन इज एफ एक्स, इसमें x की वैल्यू डालूंगी y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू डालूंगी y की वैल्यू आएगी। तो आप सोचो हर x, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ऐसे करते पता नहीं कितने इनफाइनाइट x है। तो मैं बोल रही हूँ कि देखो, पहले रेक्टेंगल का एरिया कितना है? लेंथ इज बाय ब्रेड्थ इज dx। चौड़ाई कितनी है? dx। और लेंथ कितनी है? एक y। अच्छा, y इज बेसिकली एफ एक्स। तो जो हाँ, लेकिन मैंने इसको इतना पास इसलिए काटा कि अगर ये हल्का सा टेढ़ा है भी तो मैं इसको ऐसे सीधा ले लूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम इसको इतना, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो मैं बना रही हूँ उसको मत देखो, ये इससे भी ज्यादा क्लोज है। ये तुम्हारी नजरों को दिखाने के लिए मैं इतना क्लोज कर रही हूँ। मेरा मन करे तो मैं इसके बीच में भी एक काट दूं और मैं इनके बीच में भी एक काट दूं, तो ये गैप कितना कम हो जाएगा? तो सीधा ही बन जाएगा। नहीं आ रही बात समझ? तो हम ये बोल रहे हैं कि हर x1 के लिए एक लेंथ y1 होगी। और वो कैसे निकालेंगे? फंक्शन में x1 डाल दो तो एक y आएगा, वो y1 है। x2 डाल दो तो जो y की वैल्यू आएगी वो y2 आएगी। तो दूसरे रेक्टेंगल के लिए हमने नेक्स्ट पॉइंट डाला x1 x2, तो उसके लिए y2 लेंथ आ गई। तो दूसरा एरिया कितना हो गया? y1 dx। फिर कितना आ गया? y2 dx। फिर
y3 dx। ऐसे करते 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 ये y3 y4 y5 मैं कहाँ तक निकालूंगी, बार बार x की वैल्यू शुरू करूंगी 0 से टिल x की वैल्यू 4 तक, क्योंकि मुझे इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है और जिसमें हर रेक्टेंगल की लेंथ हमें फंक्शन से मिल रही है। ब्रेड तो dx मैंने मान ही रखी है। तो आप ये सोचो कि जब भी रेगुलर एरिया होगा, जब भी मेरे पास कोई इरेगुलर एरिया होगा, उसका कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है बताइए। ठीक है, गॉट इट। तो इसका बेसिक मतलब क्या है, मुझे बताओ कि जब भी हम इरेगुलर एरिया की बात करते हैं, जब भी हम इरेगुलर एरिया की बात करते हैं तो मुझे उसका एरिया तो निकालना है। तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं ऐसे लिखूंगी, मैंने कहा जो भी एरिया है भाई, सीधी सी बात है, एरिया बनेगा ऐसे y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस y4 dx, ऐसे करते करते yn dx पता नहीं कितने। तो सब में से dx तो कॉमन निकल गया और ये आ गया मेरा क्या, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू। पर आप मुझे बताओ ऐसा करना क्या मेरे लिए इन्फिनिटी तक पॉसिबल है? तो ये मैं क्या y1 निकाल रही हूँ जब x की वैल्यू x1 थी, और ये x1 की वैल्यू स्टार्ट करी है 0 से और कहाँ खत्म हो रही है, x2 की लास्ट वैल्यू कहाँ जा रही है, 4 पे। x की इनिशियल वैल्यू 0 और x की फाइनल वैल्यू इज 4। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो इसका मतलब क्या है बताओ। तो एरिया हियर इज गोइंग टू बी y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx एंड सो ऑन। नहीं बात समझ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसे लिखती हूँ, तो ये सब ऐड जो करते हैं ना, ऐड, ऐड करने का दूसरा वर्ड होता है इंटीग्रेट। तो ऐड को आप अलग अलग इंग्लिश में ही कई नाम से जान सकते हो, इंटीग्रेट भी बोल सकते हो। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर के पार्ट्स इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दिए या समेशन कर दिया, इन सभी का मतलब ऐड करना ही होता है। पर इंटीग्रेट हम वर्ड कब यूज करते हैं, हम सब छोटे 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 पार्ट्स को ऐड करते हैं। तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया और हमने यहाँ लिख दिया वो फंक्शन एफ एक्स ही तो बाय था, इंटू dx। और इसमें हमने नीचे लिख दिया x1 से लेके x2 तक छोटे 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 वैल्यूज आप डालते जाओ। तो इंटीग्रेशन का मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, इन सब का वैल्यू है विच इज गोइंग टू बी 0 से 4 इन दिस केस। तो तुम 0 से शुरू करे, फिर तुमने x1 की वैल्यू डाली 0.00001 पे, क्या y1 है। फिर तुमने वैल्यू डाली 0.00002 पे, क्या वैल्यू है। 0.00003 पे क्या वैल्यू है। वो समेशन कर करके डालोगे, पागल हो जाओगे। इसीलिए मैथ्स ने इसका फॉर्मूला बोला कि भैया ये जो डंडी बनाई है ना, ऐसी लंबी सी, इसका ये पूरे, इस पूरे का सम का मतलब है ये डंडी। और एक 0 से वैल्यू चालू करो और 4 तक, तो इसको बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं अपन लोग लोअर लिमिट। ये बात समझ। और अपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। एक्स को 0, तो फंक्शन मेरा क्या था, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मेरा फंक्शन है, इसी को मैं एफ एक्स मान रही हूँ। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 0.001 डालूंगी तो फिर y की वैल्यू कुछ और आएगी ना। अरे dx में तो डालूंगी, dx तो हर रेक्टेंगल, ये देख, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4, ऐसे पता नहीं कितने रेक्टेंगल काटेगा तू। dx की वैल्यू नहीं जाएगी, वो फॉर्मूले ने खुद से कैलकुलेट कर ली। तू ये समझ कि जो तेरे को एरिया ऑफ स्क्वायर तेरे को बचपन से पढ़ाया जाता है ना, वो भी इंटीग्रेशन से डिराइव हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल पढ़ाया जाता है, वो भी इंटीग्रेशन से डिराइव हुआ है। पर तुमको बचपन में सीधा पढ़ाते हो कि बेटा एरिया ऑफ सर्कल है, तुम रटते थे पायर्स कर, हाँ बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला लगाया। अभी तुम ये सीखोगे कि तुमको मैं रैंडम शेप दे दूं, अगर एलिप्स दे दूं तो तुम उसका एरिया निकालो। समझ भाई? तो वो हम किससे निकालते हैं, वो हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर एफएक्स है और डीएक्स बाहर है। हाँ, तो बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब एरिया का सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, उसमें ब्रेड तो dx है। जैसे जैसे तुम्हारी आगे आगे बढ़ते जाओगे, रेक्टेंगल की लेंथ बदलती जाएगी। और लेंथ मुझे किससे मिल रही है, y की वैल्यू से। y ही तो एक्स क्यूब है, वही तो एफ एक्स है, तीनों ही तो बराबर है। नहीं बात समझ, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए इसीलिए अब मेरे पास बहुत सारे कर्व्स होते हैं, बहुत सारे कर्व्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत सारे कर्व्स अगर हम बोलें तो इसका मतलब क्या है, देखो। तो लॉजिक क्या, ठीक है, तो लॉजिक अपना ये है कि भाई, जैसे मैं बोलती हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स की कर्व की शेप ऐसी होती है, ठीक है, निकाल भी सकते हो, sin 0 0, sin 30 हाफ, sin 90 पे 1 होता है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। और sin 60 √3/2, √3/2 होता है 1.7173 2 डिवाइड बाई 2, 0.875।
तो दैट इज गोइंग टू लाई समवेयर बिटवीन 0.5 एंड 0.875 ऐसे। तो ऐसे करके आएगा, साइन 180 बिकम 0। तो ये कर्व आपका ऐसे जाता है। अब मैं तुमको बोलूँ इसका एरिया निकाल दो, कब तक निकालते रहो? तो तुमको कुछ नहीं करना, तुमको कुछ फॉर्मूले रखना। समझ आई? तो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू dx, तो तुमको समझा कि dx इज द ब्रेड्थ ऑफ एवरी रेक्टेंगल। और कर्व किसका है? साइन का, जिसकी कुछ तो शेप होगी। तो ये फंक्शन जो है, तो मेरे लिए हम क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन। तो हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रैंडम फंक्शन शेप इनटू उसके अंदर जो हमने छोटे 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 रेक्टेंगल्स काटे उनका ब्रेड। तो हर बार एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है? x1 से लेके x2 तक, ये इनिशियल से फाइनल। नहीं है बात समझ? इज इट क्लियर? तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं मुझे बताओ, कि ये हमारे पास इनिशियल पार्ट है, ये फाइनल पार्ट है। जैसे 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 आप बढ़ाओगे, हर एक रेक्टेंगल की लेंथ dx मानते चलेंगे। आई बात समझ? तो एज अ रिजल्ट अब मेरे को रट लिया फॉर्मूला कि भाई साइन एक्स रेज टू पावर dx इज कॉल्ड एज cos x। इसका आंसर है cos x। और ये क्या है? हाँ, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। हमें अब इसे फॉर्मूला याद करने हैं। क्यों इनडेफिनेट? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कहाँ से कहाँ तक। लेकिन अगर मैं बता दूं कि भैया 2 से 4 तक एक्स की वैल्यू बता दूं, तो फिर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि मैंने वो एरिया स्पेसिफाई कर दिया। नहीं तो कर्व तो इनफिनिट चल ही सकता है भाई, किसी ने रोका थोड़ी है कि मैं साइन एक्स को ना बनाऊं। साइन एक्स, ये पूरा ही साइन एक्स कर्व है, देखो जहां तक बनाया इन्फिनिटी। पर नहीं स्पेसिफाई करेंगे ना, क्योंकि ये कर्व आपका इधर भी चल सकता है ना, आप समझ नहीं रहे। ये कर्व इधर भी चल सकता है ना। नहीं, व्हाट इज इन्फिनिटी? इट इज अनडिफाइंड, वी डू नॉट राइट इट ऑल। हम लिखते ही नहीं। तो जब हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट स्पेसिफाई ही नहीं करते, इसका मतलब इनफाइनाइट कर्व है, पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, पता नहीं कहाँ से खत्म हुआ। हमने तो उसका एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करके तुमको दे दिया। ये भी एक्चुअली तुमको डिराइव करके दिया गया। इसका भी एक डेरिवेशन होता है कि ये भी कहाँ से आया। ठीक है, अभी के लिए मैं तुमको सीधा फॉर्मूला बता रही हूँ। ठीक है, अब तुम ये समझ में आ गया? तुमको दो चार चीजें याद करनी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बोलती हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स। अब तुम सिंपल सोचो, क्या तुम्हारी मैम ने तुमको ये सिखाया? एक्स प्लस सी इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन। क्यों बताते हैं कि जब y की पावर भी 1 हो और x की पावर भी 1 हो, तो वो लीनियर एक्सप्रेशन बनता है। अगर ऐसे हो जाए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाए, तो वो क्वाड्रेटिक बनता है। क्वाड्रेटिक का शेप आता है पैराबोला टाइप, दिखाते हैं। तो जैसे जैसे पावर बदलेगी वैसे वैसे शेप बदलेगी। तुम देखो, मैंने तुमको अभी बताया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो उसकी शेप मैंने तुम्हारे सामने अभी बनाई। तो जैसे जैसे पावर बदल रही है, वैसे वैसे शेप बदल रही है। हर कर्व की शेप है, तो इसका मतलब जब तुम ऐसे ग्राफ बनाते हो, तो ये लाइन कुछ तुम्हारी ऐसे आ रही होगी, ऐसे टाइप्स। तो इसके नीचे का एरिया ये होगा ना भाई। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हर चीज के नीचे से लेके नीचे का एरिया निकालता है पूरा। नहीं है बात समझ? पूरा उसके नीचे जो है सब, इसके नीचे ही सब निकाल देगा। मुझे नहीं पता, मेरा एक्स एक्सेस पूरी दीवार बनाओ, उस पर एक लाइन खींच दे, उसके नीचे का सारा एरिया वो मेरे को इंटीग्रेशन दे दे। अब मुझे उसको इनक्लोज करने का तरीका अलग होता है, बट अभी तो ये समझ के अगर मैंने ये डंडी खींच दी, तो इसके नीचे का एरिया सारा। अबे यार तू, तभी तो इनडेफिनेट बोलो, तभी तो इनडेफिनेट बोला। कोई वैल्यू, पूरी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी ना। नहीं आई बात समझ? ठीक है, अब सुन, समझ में आई? तो हम यहाँ से बोले कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स एन, कुछ भी हो, n कैन बी एनी पावर। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताती हूँ, तुम वो बनाते हो दिल, बनाते हो दिल, इसकी भी इक्वेशन होती है मैथ्स में। तो ये इक्वेशन क्या होती है मैं बताती हूँ। एक्स की पावर 3/4 प्लस वाई की पावर 3/4 इज गोइंग टू बी 1। दिस इज दिल की इक्वेशन। ओ माय गुडनेस, ये इमोशंस पूरे मैथमेटिकल हो गए, समझ रहे हो? इसीलिए इसलिए इंजीनियर्स से शादी नहीं करनी चाहिए, जो हार्डकोर आईआईटी इंजीनियर होते हैं ब्रो। वो ही तुमको इसकी भी क्वेश्चन बताएंगे। जीरो इमोशंस इन दोस पीपल। समझ रहे हो? ये मैम लॉजिक ये समझ में आ रहा है इक्वेशन तुमको? कहाँ से निकाली आपने? ये निकाली नहीं भाई, ये मैं इंजीनियरिंग में पढ़ती थी यार, मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट ब्रो। आई एम अ ओ, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एंड आई हैव डन एनफ ऑफ स्टडीज। तुमको ऐसी लगती हूँ मैं 10वीं पढ़ाती हूँ, बट काफी पढ़ा है मैंने। इज इट क्लियर? अब ये जो मैंने ऐसे दिल काट दिया, मैंने देखा कार्डियोलॉजी भी बन गया मैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है। तो बेसिकली एनी शेप इन मैथ्स हैज एन इक्वेशन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अब आप लॉजिक समझो, तो हमें इसका ऑब्वियसली, अब मेरा मन करेगा कि भाई मेरे को इसके अंदर का एरिया निकालना है, तो मैं ये निकालना चाहूंगी। तो मुझे इसकी शेप का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मैथ्स के हिसाब से। समझना? इट्स नॉट योर फिस्ट साइज हार्ट, इट्स अ मैथमेटिकल हार्ट। अब यू अंडरस्टैंड, इट्स अ 2D हार्ट। ठीक है, तीर भी नहीं बनाना है इसके हर बार। समझ रहे हो? चलो अब सुनो,
तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। मैं जब यहाँ लिखती हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसको मैं x की पावर एन लिख रही हूँ। तो मैं हर बार इंटीग्रेशन क्या बताती हूँ कि जो भी एफ एक्स की वैल्यू है, उसको उसके अंदर मैंने छोटे छोटे रेक्टेंगल काटे जिसके हर रेक्टेंगल की ब्रेथ dx है, लेंथ हम एफ एक्स से निकाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट x की पावर एन लिखा है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि यही x की पावर एन ही मेरा एफ एक्स है। आ रही बात समझ? इनटू dx, दैट इज इंटीग्रेशन। क्योंकि हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। वी आर इंटीग्रेटिंग द, हाँ, वी आर इंटीग्रेटिंग द एरियाज, एंड आई डू नॉट नो वेयर दिस कर्व स्टार्ट्स एंड वेयर दिस कर्व एंड, आई हैव नो आइडिया। तो इसका इंटीग्रेशन करके आंसर आपको किससे मिलेगा? n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी मतलब ये उसको पूरी कर रहा है, उस चीज को पूरी कर रहा है कि भाई पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है, पता नहीं हमको एरिया छोड़ तो नहीं दे रहे। तो वो हम सी ए कांस्टेंट जोड़ देते हैं कि भाई अगर तुम्हारे इसकी कैलकुलेशन में कुछ प्लस माइनस एरिया रह गया तो वो तुम सी में मान लो, जब तक कि तुमने ये लिमिट स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं करी। पर अगर मैंने लिमिट स्पेसिफाई कर दी 1 से 2, तो मुझे पता है कि मैं कहाँ से कहाँ चल रही हूँ एक्स पे, तो फिर मुझे सी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कांस्टेंट उस बात के लिए है कि अगर कुछ भी दिक्कत है, ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत है तो हम ये काम कर सकते हैं। नहीं आई बात समझ? अभी अंडरस्टैंडिंग? उसकी डेरिवेशन में तो फिर मैं एमएससी करवाऊँ अभी बैठ के मैथ्स में, अभी तो लगाना सीख। ये पहला चीज होता है इंटीग्रेशन में जो बच्चों को समझ नहीं आता। तो टीचर आएगा, वो क्लास में लेगा, बेटा इंटीग्रेशन ऑफ दिस बेसिक मैथमेटिक्स, रट लो फॉर्मूले। फिर कहेंगे अरे तुमको ये भी समझ नहीं आता। बट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? एरिया अंडर द कर्व। If you have a regular shape, you know the formulas. If you do not have the regular shapes, you calculate the area. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुमको बोला कि मेरे पास एक है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, और मैं तुमको बोल रही हूँ कि भाई इसका इंटीग्रेशन आप कर दो एक्स की पावर, तो होगी कुछ तो शेप इसकी, मुझे क्या पता। लेकिन मैंने लिख दिया एक्स की वैल्यू 5 से लेके एक्स की वैल्यू 8 तक, तो उसके बीच में जो भी इसकी शेप आएगी, अब मुझे इसकी शेप प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। मैं अब तक कितनों की शेप याद रखूंगी भाई? मैं एक की याद रखूंगी, दो की याद रखूंगी, कितनों की रखूंगी? मैं इससे ही बना, मैं 3/2 कर दूं अलग शेप है, -2/3 कर दूं अलग शेप है। बट मुझे एरिया निकालना आ गया। क्या आ गया मुझे एरिया निकालना? बताओ। मुझे एरिया निकालना आ गया एक्स की पावर एन है ना ये, तो एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, ये वाले फॉर्मूले में डालो। और लोअर लिमिट 5 है, अपर लिमिट 8 है। 5 8 मतलब इसकी रैंडम कोई शेप हुई होगी। तो मैंने कहा कि मेरे को जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, एक्स इज इक्वल टू 5 से लेकर एक्स इज इक्वल टू 8 के बीच में जो भी इस कर्व के नीचे का एरिया आ रहा है वो तुम निकाल दो। नहीं आई बात समझ? कर्व की शेप मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूले ने इंटीग्रेशन करके तेरे लिए सारा काम आसान कर दिया। ये लगा लगाया फॉर्मूला है कि अगर तू कुछ भी रैंडम पावर आ जाए तो तुझे अपने दिमाग में रखना है कि भैया कुछ तो इसकी शेप होगी, पता नहीं क्या होगी। तो रैंडम एक शेप मैंने बना ली, मैंने कहा होगी कुछ तो होगी। ये शेप बिल्कुल गलत है, मैं ये नहीं कह रही सही शेप है, पर मैं कह रही हूँ कुछ तो रैंडम शेप होगी। मैं देखो जरूरी थोड़ी मैं जीरो से शुरू करूँ, जरूरी थोड़ी मैं -1 से शुरू करूँ, मैं कहीं से भी शुरू करूँ। मैंने कहा जी एक्स इक्वल टू 5 से लेके मैम एक्स इक्वल टू 8 के बीच में आप कुछ तो बोलो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये जो अपने पास है ना, इसके अंदर आप एरिया निकाल सकते हो। तो तरीका क्या है एरिया निकालने का? हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? ये आ जाएगी 5/3, सॉल्व कर दो पावर। नीचे भी कितना आ जाएगा बेटा? 5/3। और इसके अंदर हम नीचे की लोअर लिमिट 5 है और अपर लिमिट 8 है, तो हम क्या लिखते हैं बेटा? एक्स की पावर 5/3, और ये बन जाएगा मेरा 3/5। नहीं आई बात समझ? अब 5/3 से डिवाइड हो रहा है। अरे डिवाइडेड बाय 5/3, मैं मार दूंगी रेसिप्रोकल में माइनस होता है क्या? घुचू। तो ये बनेगा 3/5, एक्स की बट पावर 5/3। नहीं यही बात समझ? ये भाई इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ट्रांसपोजिंग में भी साइन नहीं बदलता है, प्लस माइनस में साइन बदलता है। अब डालते इतना समझ में आया? ये तो सॉल्व कर देंगे। अब इसमें लिमिट लगा, लिमिट मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है? 5, अपर लिमिट 8। तो हमें क्या करना है? अपर लिमिट इसमें डालनी है। 3/5 8 की पावर 5/3, अपर लिमिट डाल दी, माइनस 3/5 5 की पावर 5/3। बस ये मेरा आंसर है। इसको सॉल्व कर लो। जैसे ये
8 की पावर 1/3 तो सॉल्व हो सकता है, 2, 2 की पावर 5 32, तो ये जाएगा 3/5। समझ लो ना मैंने कैसे सॉल्व करा है, 32 मेडिकल वाले इंटू 32। बेटा थोड़ा सा तुमको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ऐसा नहीं कि बायो में कैलकुलेशन नहीं थी तुमको, बोले पूरा हेरिडिटी का चैप्टर विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, पूरा डीएनए के अंदर कैलकुलेशन कर मारोगे तुम लोग कितना एंगल। ठीक है, तो ये कितना है 3/5 हो गया, माइनस 3/5 और 5 की पावर, अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, 5 की पावर 5/3 होगी, इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो जो कर सकते हैं वो कर देंगे अपन लोग। नहीं आई बात समझ, जो भी आंसर, गॉट द पॉइंट। सो ऑलवेज डू व्हाट, जो भी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला मेरे पास है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो तुमको ये भेजे में घुसा होगा कि ये मैम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन रहा होगा, ये फंक्शन है ना, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका मतलब हम तो y को एफ एक्स के बराबर बोलते हैं, मतलब मैम आपने फंक्शन बनाया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेरे को पता है, तो इसके नीचे का एरिया निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं बताइए, ये निकाल रहे हैं। आई एम नॉट स्टार्टिंग विद 0, लेट्स से आई एम स्टार्टिंग विद x इक्वल टू 3 एंड लेट्स से आई वांट यू टू कैलकुलेट द एरिया टिल x इक्वल टू 5, इसके नीचे का सारा एरिया निकाल, उसमें भी नीचे का पूरा निकाल। तो मैंने बोला कि ठीक है एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डीएक्स में मैंने इसको इंटीग्रेट करा क्योंकि मेरे को इसका फॉर्मूला पता है कि एक्स की पावर कुछ भी आ जाए। और कैसे पढ़ते हैं इसको, देखो इसको पढ़ने का तरीका होता है वेरिएबल, वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ राइटिंग इट डाउन। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने यही बदल दिया ए की पावर एक्स, कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल, उसका इंटीग्रेशन अलग है, समझ रहे हो। और बच्चे आधी 12वीं तक इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार एक्स की पावर ए कि ए की पावर एक्स, क्या ये सेम चीज है, नहीं, हाउ डू यू रीड इट, एक्स इज अ वेरिएबल इन मैथ्स एंड फिजिक्स, ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स, ये टर्मिनोलॉजी फिक्स्ड है। तो एक्स वाई जी पी क्यू आर एस टी वी ये सब हमारे वेरिएबल्स होते हैं, तो एक्स की पावर ए को कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट, और यही अगर मैं ए की पावर एक्स लिख दूं तो कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल, अगर ऐसे आ गया तो उसका होता है क्या, लॉग ए, लॉग एक्स, ऐसा कुछ करके होता है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यू एक्स ए की पावर एक्स छोड़ दे अभी तो, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया और तो भी। अब सुनो, तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, डीएक्स लगाना है, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी, ठीक है। अच्छा अगर मैं प्लस सी ना लिखना चाहता हूँ मैं क्या लिखूंगी, ए से बी एक्स की पावर एन डीएक्स, तो क्या आएगा पावर एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 रेज टू पावर ए टू बी, इज इट क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एन की वैल्यू 2 हो गई मेरी, क्योंकि मेरी एन की वैल्यू 2 हो गई तो इसका मतलब क्या है बताओ, इज इट क्लियर। तो ये बन गया एक्स की पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1, और मैंने आपको लिमिट दी थी 3 से 5, तो 3 से 5, तो देखो ये बन गया एक्स की पावर 3/3, ये बन गया 3 और ये 5, क्या करेंगे बच्चे, अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट डालेंगे कितना, 5 का क्यूब/3, ये एक सॉल्व हो गया, माइनस इसी पूरे के अंदर 3 का क्यूब/3, तो अपन लोग डिनोमिनेटर को खराब नहीं करेंगे, उसको 3 ही रख लेते हैं, ये बन गया ऊपर 125 माइनस 27, तो बन गया 98/3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। अब बताओ इन योर ड्रीम्स ऑल्सो यू कैन नॉट सॉल्व दिस एरिया, अगर अपने को ये फॉर्मूला नहीं पता, आर वी अंडरस्टैंडिंग, गॉट द पॉइंट। तो ये हम ऐसे निकालते हैं, आई बात समझ। तो मैं रैंडम कोई भी शेप, तो वेरी कॉमन फॉर्मूला इज दिस, ये अपने को पता, तो 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, हाउ डू यू रीड ई की पावर एक्स, कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल, लेकिन अगर वो कांस्टेंट स्पेसिफिकली मेरा 2.7 हो गया, इसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, को बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भाई साहब का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही आता है, कितना अच्छा मैम है। इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक ही पार एक्स होती है ना। हाँ समझ में आई बात। अगर मैंने ऐसे ही बोला कि ए की पावर एक्स, तो क्या लिखते हैं, ए की पावर एक्स बाय लॉग ए, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स। ए क्या है, कांस्टेंट, इट इज एनी कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है, डीएक्स लगेगा, क्योंकि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। आ रही है बात समझ, देखो आपको अलग अलग फॉर्मूले हैं, बहुत सारी शेप्स हो सकती है ना, मैंने लिखा 2 की पावर एक्स, तो क्या ये 2.7 है कि 2 है, 2.7 होता तो उसको ई लिखते हैं, कुछ भी हो बाकी तो ए लिखते हैं,
और दोनों के उनकी शेप्स भी अलग अलग है, तो शेप्स है तो एरिया भी अलग अलग होगा। तो हम कह रहे हैं कि अलग अलग एरिया का अलग अलग शेप, लेकिन क्योंकि हम ई की पावर एक्स का एरिया ई की पावर एक्स ही लिखते हैं और ए की पावर एक्स का फॉर्मूला ये है, तो रैंडमली कांस्टेंट टू एनी पावर गेट्स द एरिया बाय दिस फॉर्मूला, और स्पेसिफिकली 2.7 रेस्ट पर एक्स का जो भी ग्राफ बनेगा उसका हम फॉर्मूला एरिया इससे निकालते हैं। तो हमें कुछ कुछ बात याद रखनी है, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ जो भी है, हाँ तो मैं कब तभी तो ये लिख रही हूँ, नहीं तो मैं 2.7 की पावर एक्स लिख देती ना। मैं तो तुमको वैसे बता रही हूँ कि मेरे को पता है कि ई की वैल्यू 2.7 होती है मोटा मोटा, मतलब जनरली बच्चे को आप कैसे बताओगे मैम व्हाट इज ई, इट्स जस्ट अ नंबर, इट्स एन नेबल्स कांस्टेंट, सिंपल, ठीक है। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है डीएक्स के साथ साइन एक्स। इज इट क्लियर, प्लस, बस अपने को ये चार फॉर्म याद रखना है। और एक तुमको और याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, बस। समझ में, नहीं नहीं, सही बोला है मैंने, मैं सही से होती हूँ कि मैं समझ के करती हूँ, रटती नहीं। थैंक्स, मेरे को बहुत सारी चीजें भी याद रहती हैं। इतना समझना है तो लॉग ऑफ एक्स डी एक्स इज गोइंग टू बी व्हाट 1 बाय प्लस, आगे बात समझ, 5 फॉर्मूला यू गॉट टू रिमेंबर, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, बस 5 फॉर्मूले में तुम्हारी 11वीं पूरी निकल जाएगी। इससे ऊपर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, अंडरस्टैंडिंग बैठी कि हम इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन कहीं पे भी आए तुम्हारे भेजे में बस ये पूछना चाहिए अच्छा एरिया निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन का बेसिक काम ही क्या है, टू फाइंड द एरियाज ऑफ द इरेगुलर शेप, ठीक है। और मैथ्स में जो भी फंक्शन एफ एक्स दे दे उसी को वाई बोल रहे हैं, और वही वाई से जो भी शेप निकल रही है अपनी, ठीक है, जो भी वो शेप है, दैट शेप विल डेफिनेटली, दैट फंक्शन विल डेफिनेटली हैव सम शेप, वेदर रेगुलर वेदर इरेगुलर। फंडा समझ में आ गया। अब सुनो, जैसे सर्कल की शेप होती है, सर्कल की शेप क्या होती है मैथ्स में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन, समझ रहे हो। ट्राइंगल में तो 3 सीधी लाइन है भैया, ट्राइंगल की कोई इक्वेशन नहीं होती, ट्राइंगल की थ्योरम है, बट इफ आई ट्राइंगल में हर लाइन, तुमने इस बार वो पढ़ा है ना, स्लोप टेंजेंट ये सब पढ़ा है ना, एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा होगा ना, ठीक है कोई बात नहीं, इतना कंसेप्ट समझ में आया, इट्स इम्पोर्टेंट। कभी कभी ये क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ इस तरह से आ जाते हैं, आर वी अंडरस्टैंडिंग और नॉट, जस्ट टेल मी, फंडा क्लियर, समझ आ गई, कोई दिक्कत, सो दैट्स द आइडिया वी हैव, ठीक है। अब सुनो, हम्म, नहीं मैं तो